नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने वाले हैं दूसरी निर्भया को नहीं मिला इंसाफ। दिल्ली के छावला में युवती से रेप व मर्डर केस के तीनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से रिहा करने के आदेश के बाद से ही उत्तराखंड में हो रहे आंदोलन की गूंज दिल्ली तक अब पहुंच गई है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और हत्यारों की सजा देने की मांग को लेकर दिल्ली में विभिन्न संगठनों और राज्य आंदोलनकारियों ने कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित युवती के पिता से फोन पर बात की। पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का न तो राजनीतिक दल ही पालन कर रहे हैं और ना ही मीडिया। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसाफ की बात हो रही है, इंसाफ की मांग लगातार हो रही है, इसके लिए हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 के छावला रेप मर्डर केस में तीनों दोषियों की मौत की सजा का फैसला पलट दिया। साथ ही इनकी रिहाई के आदेश भी दिए हैं। इस केस को दूसरा निर्भया केस कहा जाता है। दिल्ली की द्वारका अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई उत्तराखंड की बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में दमदार अपील करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कल शाम दिल्ली में गढ़वाल भवन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली चौक तक उत्तराखंड की प्रवासी संस्थाओं ने कैंडल मार्च निकाला। इसमें गंगोत्री पर्वतीय कांग्रेस, गढ़वाल हितैषी सभा और कई राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठनों के नेता शामिल हुए। ना हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, मगर उस आत्मा से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग इस बात से बहुत गमजदा हैं, शर्मिंदा हैं कि हमारे कातिल जिंदा हैं। और हम लोगों को यही डर, अब एक और बेटी और कुछ और बेटियां जो बलात्कार की शिकार अंकिता भंडारी, जिसमें साक्षी मिटे हैं, बहुत सशक्त लोग हैं, जिसमें आज भी एक सवाल लोगों के दिल में तैर रहा है, जिस वीआईपी के लिए उस लड़की की हत्या हुई वो कौन सा वीआईपी है। बहुत सारी बातें, तो इसलिए हमारे कुछ बहनों ने ये तय किया कि वो जो है किरण की आत्मा के लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई न्याय का कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे उसके हत्यारों को दंड मिले। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस ने उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने व श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को देहरादून में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। कैंडल मार्च में उत्तराखंड की बेटी मांगे न्याय, अंकिता मांगे न्याय का बैनर भी कांग्रेसी साथ लेकर चल रहे थे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने कहा कि बेटी किरण की आत्मा हम सबसे प्रश्न पूछ रही है, पूरी मानवता व पूरे जागृत जनमत से पूछ रही है, आखिर कोई तो है मेरा गुनहगार। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आरोपियों को बरी करने का फैसला आने के बाद पूरा उत्तराखंड सहम सा गया है। उत्तराखंड की बेटी का 11 वर्ष पुराना प्रकरण, जिसमें
उसके साथ विकृत मानसिकता के लोगों ने ना सिर्फ विभत्स तरीके से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। उसमें जो उच्चतम न्यायालय का कल फैसला आया है जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है, उससे पूरा उत्तराखंड सहम सा गया है। पूरा उत्तराखंड आज शुद्ध है। एक तरफ अंकिता हत्याकांड है जिसकी जांच कहीं तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में जांच चली गई है। वहीं दूसरी ओर किरण नेगी के आरोपियों को 11 वर्ष बाद जिस तरह से खुलेआम समाज में छोड़ दिया गया है और कई ऐसे दुष्कर्म करने के लिए, तो आज रूह कांप रही है कि जहां एक तरफ इसकी दोषी दिल्ली सरकार है, उतनी ही दोषी उत्तराखंड सरकार भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेटी के पिता से बात कर न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार से हर संभव सहयोग की बात कही है। सीएम ने फोन पर पीड़ित पिता का हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में हम सब लोग आपके साथ हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में इस प्रकरण को देख रही वकील चारू खन्ना तथा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात उन्होंने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वे दिल्ली आएंगे तो उनसे मुलाकात भी करेंगे। इस पर पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। हाँ नमस्कार नेगी जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। हाँ जी। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। जी जी जी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज़ 24 चैनल पे हूँ सर। अच्छा अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ दिल्ली में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है या इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूँगा। चाहे मीडिया हो या फिर राजनीतिक दल, सभी ने पीड़िता के नाम उजागर कर दिया। यही नहीं, छावला केस के मामले में लोग रेप और हत्या की शिकार हुई युवती की फोटो के साथ मार्च निकाल रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से भी इस संबंध में जारी प्रेस नोट में नाम उजागर करने की गलती की जा रही है। इस मामले में राजनीति तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। पीड़िताओं की पहचान उजागर किए जाने को लेकर निराशा जाहिर करते हुए मंगलवार को अहम आदेश जारी किया था। जस्टिस दीपक गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करके उसके सम्मान का हनन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह मर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। तो आखिर उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सबूतों के अभाव में जिस तरीके से दोषियों को रिहा कर दिया गया और उसके बाद अब पीड़िता के परिजनों को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी को लेकर अब विपक्ष भी सामने आ गया है। विपक्ष की तरफ से भी दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं और उसके अलावा कैंडल मार्च भी निकाला गया। देवभूमि के दंगल में आज हमारे पैनल में सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हेमा भंडारी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, पीसी थपलियाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी, साधना शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में। शुरुआत करेंगे पीसी थपलियाल साहब आपसे। अगर बात हुई कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों को बरी कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि हम न्यायालय के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में ऐसा हुआ, क्योंकि निचली अदालत ने जिस तरीके से दोषियों को दोषी ठहराकर उन्हें सजा सुनाई थी, अब ऐसे में आरोपियों को छोड़ दिया गया है, आरोपियों का दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर अब विपक्ष भी हंगामा कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आखिर जो अनामिका है उसके दोषी कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। पीसी थपलियाल साहब, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई अनसीन हाथ इस देश को निरंकुशता से उसके गले को घोंट रहे हैं और न्याय कहीं भी हमें मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। और इवन मैं अभी देख रहा था कि सीएम साहब
फोन कर रहे हैं रिज्जू साहब को और वकील को, तो मेरे को हंसी आ रही थी कि तब जब चिड़िया चुग गई खेत, और मैंने बहुत बार देखा कि बेचारे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कई बार ये दिल्ली फोन करते हैं लेकिन इनकी कोई सुनता है नहीं। और जो स्थिति, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किरण नेगी के बारे में जो आया है, उससे हम लोग सब आहत हैं, क्योंकि हमने देखा कि मेरे देश का कानून क्या है, जहां पे 4 सबूत तो पक्के मिलते हैं और 2 सबूतों में अगर कहीं पे उनको धुआं नजर आ रहा है तो उसको लेके तुमने पूरे 3 को छोड़ के दिया। ये बड़ा अचंबा है। जब तुमने लाल गाड़ी, पुलिस पे एकदम स्पष्ट नजर आता है कि जो अपराधी हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि हमने कहां मार के फेंका हुआ है उस लड़की को। उनकी कार पकड़ी जाती है, उस कार का टूटा हुआ टुकड़ा पकड़ा जाता है, वहां पे गिलास पकड़े जाते हैं और उन अपराधियों की हाँ भी कि हाँ हमने मार के वहां फेंका है। इसके बावजूद अगर 2-3 जगह पे पुलिस ने जो गलती की है कि समय पे उन्होंने उसको भेजा नहीं है लैब में चेक करने के लिए, तो फॉरेंसिक जांच के लिए, तो वहां पे हम ये सोच रहे हैं कि उस बिना पे अगर सुप्रीम कोर्ट सीधा छोड़ रहा है तो फिर तो किसी को भी अब सजा इस देश में नहीं मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि अब अंधकार ही अंधकार है, और वो अनसीन हाथ, जिन हाथों का इतना बड़ा दाव है इस देश में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और तमाम जो व्यवस्थाएं थी लोकतंत्र के खंभे, वो ढहते हुए नजर आ रहे हैं। और वो व्यक्ति जो इवन राजीव गांधी के हथियारों को छोड़ दे रहे हैं, हमने अपने अभी हमारे देहरादून में देखा कि डीपी यादव जी और लक्कड़पाला जी छूटे जा रहे हैं, उधर हमने देखा कि वो जो राम रहीम जी छूटे जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखकर भय लगता है, भय। इस देश में सचमुच एक ऐसा भय लगने लग गया है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। इस देश में केवल एक ही आदमी है, 2 ही लोग सुरक्षित हैं जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। इसलिए चिंता का विषय बन चुका है। किरण नेगी को इस तरह से जो उसका साथ जो अन्याय हुआ है, उसके माँ बाप आज पूछ रहे हैं कि बताओ कौन है हमारी बेटी का हत्यारा। अगर इस बेव्यवस्था 11-12 साल के बाद भी ये नहीं बता सकती कि किरण के हत्यारे तपलियाल साहब, ये भी तो कहा गया ना, क्योंकि अनामिका नाम रखा गया है तो वो उनका असली नाम लेने के लिए भी मना किया गया है, जो कि जी मना करें। हम तो अब किसी चीज का हमें डर ही नहीं है। किससे डरे हम? उन लोगों से डरे? अनामिका ठीक है, हमारी बेटी अनामिका को हम अनामिका कह के पुकारेंगे, लेकिन हमें तो मालूम है ना कि हमारी बेटी किस तरह से निरंकुश तरह से मारी गई है, किस तरह से दरिंदों ने उसके साथ दुराचार किया है। और इसके बावजूद भी तुम 4 सबूत जब पक्के मिल रहे हैं तो 2 सबूतों में तुम छोड़ दे रहे हो। कुछ ना कुछ है, क्योंकि हम अपनी अंकिता के कांड में भी ऐसे ही देख रहे हैं। अब लगता नहीं कि इस देश की बेटियों को कहीं भी न्याय मिलेगा, ये पक्का है। क्योंकि जो दुराचारी हैं उनको लग रहा है कि हमारी पुलिस तो बेचारी बन चुकी है। अगर हम उसके पास जाते हैं कि साहब फलानी जगह अपहरण हो गया है, तो बोलते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, उनके पास पेट्रोल नहीं है। जब इस देश की पुलिस व्यवस्था खत्म हो गई है तो हम कहते हैं कि इस देश का जो व्यवस्था, जो सिस्टम है, वो फेल्यूर हो चुका है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता को आगे आना होगा, नहीं तो इसी तरह इन जो ये हमारे लोग हैं जिस तरह से इस देश को संचालित कर रहे हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए बड़ा भारी खतरा है। और हिटलर शाही की सरकार लगातार हमें नजर आ रही है, और हम इस सरकारों के नीचे, इन लोगों के नीचे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये हमें चिंता का विषय है। और हमारी बेटियां देखो, मुख्यमंत्री के आवास में तक हमारी बेटी ने फांसी की सजा, और वो कहीं अखबारों में नहीं आया। ये सब चीजें देख के तो हम बड़ा गजब और बड़ा अजीब लग रहा है हमें। और अंकिता के मामले में हाई कोर्ट बोल रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या एसआईटी को बोल रहे हो, क्या दे रहे हो तुम। और ये तुम प्रॉपर्टी डीलर के लिए सीबीआई जांच करा देते हो, और हमारी बेटी के लिए कोई जांच नहीं। और उसके बाद अभी आप सुनोगे प्रवक्ताओं से, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस, हमारी सरकार अभी कहीं टॉलरेट नहीं करेगी। ये तब हमें दर्द होता है, तब हमें आग लगती है। थपलियाल साहब आपके पास आएंगे। हमारे साथ हेमा भंडारी जी। हेमा भंडारी जी, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में भी सबूतों के अभाव में दोषियों को छोड़ दिया गया,
और अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो दोषी नहीं थे तो कौन दोषी थे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए विनय जी, ये बहुत ही संगीन मामला है और मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि प्लीज मुझे बोलने दिया जाए, क्योंकि ये इतना ज्यादा संगीन मामला है कि काला दिन जिसे बोलते हैं कि 9 फरवरी को जिस बच्ची के साथ में 19 वर्षीय बच्ची के साथ में ये हादसा हुआ, उसे कार द्वारा अगवा कर लिया जाता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, कार में रख के औजारों से उसे पीटा जाता है और जब उससे भी दरिंदों का मन नहीं भरता तो उसके जो है गुप्तांगों में प्रहार किया जाता है, उसकी आंख में तेजाब डाल दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है माँ बाप का अपनी बेटी के लिए न्याय दिलाने का सिलसिला। आप देखिए ना, निचली अदालतों से लेकर उच्च अदालत, उसके बाद सर्वोच्च अदालत तक माँ बाप भटक रहे हैं, केवल और केवल भटक रहे थे कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। परंतु देखिए हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है कि तीनों जो अभियुक्त हैं उनको बरी कर देने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय, तो ये कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली पर सवालिया निशान पैदा करता है। और आज मुझे कोई झिझक नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि आज मैं अपनी जो यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की जांच व्यवस्था, यहाँ की सर्वोच्च व्यवस्था संदेह के घेरे में है, उस पर संदेह करना बिल्कुल लाजिम बनता है। एक माँ का रो रो कर बुरा हाल है और पिछले 12 वर्षों से वो अपनी बेटी के लिए न्याय इंसाफ के लिए हर अदालत में दर दर भटक रही है, अपनी लाडो को इंसाफ दिलाने के लिए। जिस प्रकरण ने पूरे देश को हिला दिया, जिस एक निर्भया प्रकरण था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और आज जिस तरह से ये न्याय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इंसाफ ना दिला के और जो प्रहार किया है, उत्तराखंड वासियों पर प्रहार किया है, हमें नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि अंकिता भंडारी को भी यहाँ से न्याय मिल पाएगा, क्योंकि सबूत तो मिटा दिए जाते हैं और शर्म आती है जिन दोषियों को बचाने में सरकार भी उनका हाथ, उस सरकार पे शर्म आती है कि सरकार का पूरा हाथ है कि उन दोषियों को बचा लिया जाए। मतलब आप ये देखिए ना, कल उच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईटी का जो है, एसआईटी की जांच काफी नहीं है, उससे उच्च न्यायालय तक असंतुष्ट है ना। और उसके माँ बाप, जो अंकिता के माँ बाप हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो है एसआईटी की जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई की जांच चाहिए। तो ऐसे दरिंदों से कैसे हमें न्याय मिलेगा अगर हम जांच सही प्रकार नहीं करा पाते हैं? हमारी बेटियां कहां से सुरक्षित नहीं, हम अपनी बेटियों को सुरक्षा कहां से दिलवाएंगे जब हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था आज चरमराई हुई है, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि जब सरकार ही सीबीआई की जांच से भाग रही है, उस वीआईपी का नाम बताने से भाग रही है, कैसे हम कह दें किरण नेगी के मामले में आप कैसे कह दें कि अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलेगा? यहाँ किसी तरह से न्याय की उम्मीद करना, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि आज सीना हमारा रो रहा है, मतलब दिल तड़प रहा है, रो रहा है कि हम अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित माने। आज जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ में हम एक दर दर भटकने के लिए एक गरीब परिवार अपनी बेटी को तो कभी न्याय दिला ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए ना ऊंचे बड़े बड़े दरिंदे, बड़े बड़े मगरमच्छ, जो इनको जो बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, बलात्कारियों को आज कैसे मिल जाएगा? आज हमारी दूसरी बेटी अंकिता भंडारी को कैसे न्याय मिल जाएगा जब एक के 12 साल इंतजार करने के बाद एक के जो अभियुक्त है उनको बरी कर दिया जाता है? आप देखिए कैसे हम इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल संदेह हमें जाता है और ये कुठाराघात करने का काम, ये पीड़ा जो उत्तराखंड वासियों की पीड़ा है अपनी बेटियों को लेके ये है, और उत्तराखंड वासी बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी जो सरकार उनको और पनाह देती है, ऐसी सरकार जो ऐसे बलात्कारियों को पनाह देती है। बिल्कुल हेमा भंडारी। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। राजेंद्र जी, अगर इस तरीके से इंसाफ होगा और दोषियों के ऊपर कार्रवाई ऐसे होगी, क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है ना कि आखिर दोषी वो नहीं थे तो कौन थे, तो क्या नजीर होगी, क्या हमारी पीढ़ियों पर इसका असर जाएगा? नहीं, इस जजमेंट से बहुत मन को आहत हुई, क्योंकि बेटियां सभी घरों में हैं। और जो सवाल आपने किया है कि अगर उस बेटी के साथ अपराध इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? दूसरी चीज क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट, उन्होंने भी उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया, फिर हाई कोर्ट ने भी दिया।
तो ऐसे वो कौन से आधार थे, क्या कारण रहे कि उन्हें वहां से बरी कर दिया? उम्र कैद हो सकती थी। तो क्या इसमें कोई दोबारा जांच होगी? अगर वो, मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने इतने दिन जेल बिताए, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वो निर्दोष थे, और वो निर्दोष थे तो फिर दोषी कौन है, इसकी क्या दोबारा जांच होगी? ये बहुत गहन विषय है, सामाजिक रूप से भी, न्याय के आधार पर भी। क्योंकि जो पीड़ित परिवार होता है उसका दर्द जो है वो असहनीय दर्द है। मैं तो उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। राजेंद्र जी देखिए, पीड़ित परिवार को तो उम्मीद है, वो तो दर दर भटक रहा है क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसका दर्द शायद ही हम आप समझ पाएंगे। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है उन्हें। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इस तरह की हैवानियत की जाएगी और उसके लिए इस तरह से अगर चीजें होंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर कमी पाएगी, सबूतों का अभाव हुआ, तो ऐसे में इस तरह के अगर न्याय आएगा तो कहीं ना कहीं जो ये दरिंदगी हो रही, जो हैवानियत हो रही है, इस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर ये चीजें सही इंसाफ होगा, ऐसे लोगों पर अगर लगाम लगाई जाएगी, इस तरीके से इंसाफ मिलेगा, तो फिर जो लोग हैं उन पर क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि इस तरह ऐसा इंसाफ होना चाहिए जिससे कि इनकी हिम्मत न पड़े दोबारा ऐसे करने की। जी 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 जैसा निर्भया में हुआ, निर्भया कांड में जो है कैपिटल पनिशमेंट हुआ, कानून भी बना और एक मैसेज भी गया। लेकिन इस मामले में मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय हाई कोर्ट ने जब सजा बरकरार रखी तो वहां सभी मुद्दों पर उन्होंने गहन परीक्षण किया होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे इन्हें बरी कर दिया, क्या जांच में कमियां रही, ये इससे जो है गलत मैसेज चला गया, और जो अपराधी हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं इसमें बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूं कम से कम। क्योंकि जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो ये अत्याचार, अपराध हो रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। सुनीता विद्यार्थी जी, अभी तो देवभूमि की दंगल में हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए।
बावर्ची। यूपी में बड़ा जमीन घोटाला, माफियाओं की बौबारा। चंदौली में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा, अधिकारियों का बेईमानों से मेल, रॉयल ताल का खेल। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं दूसरी निर्भया को इंसाफ कब। उत्तराखंड की बेटी अनामिका को जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय से बरी कर दिया गया, क्या सबूतों का अभाव था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमी थी? क्योंकि निचली अदालतों ने दोषियों को सजा सुनाई थी। जो आरोपी थे वो दोषी साबित हुए थे, उन्हें सजा मिली थी, लेकिन वो सर्वोच्चतम न्यायालय से उन्हें बरी कर दिया गया। आखिर ये सवाल है कि आखिर दोषी कौन है, कब मिलेगा पीड़िता को न्याय? क्योंकि परिजन भी दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की भी मांग अब जोरों पर है। कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुनीता विद्यार्थी जी के पास जाने वाले थे। सुनीता विद्यार्थी जी, हमारा सवाल यहाँ पर है कि क्या आश्वासन देने से तो कुछ होता नहीं है, अब पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? क्या इसका सरकार रिव्यू करने जा रही है? जो भी न्याय आया है, जो भी इसको लेकर अब क्या करने वाली है सरकार? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बने हुए हैं और हमारी अभी लीगल एक्सपर्ट से भी बात हुई है। साथ में हमने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी जो हैं उनसे भी बात की है। इवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद फोन करके उन्होंने पूरा जो मैटर है उसको समझा है और उनके जो पैरवी करने वाले जो वकील हैं चारू खन्ना जी, उनसे भी बात हुई है। तो लगातार इस मैटर की मॉनिटरिंग हमारी तरफ से हो रही है और हमारा पूरा परिवार से भी आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की और उनको पूरा न्याय दिलाने का जो हमारा संकल्प हमने लिया है वो हम करेंगे। हम पूरे तरीके से इसका पेटिशन फाइल करने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी और हमारी बच्ची को जो है न्याय मिले, ये हमारा इसमें मेन वो रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे जैसे भाई साहब बोल रहे थे, बहुत सारे मैटर उन्होंने इस विषय के साथ में जोड़े। निश्चित रूप से जो महिलाओं का सुरक्षा का मैटर है आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हर घर की बच्ची, हर घर की बेटी जो है आज अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने आप को सशक्त करना चाहती है, कर रही है और कई परिवारों को संभाल रही है, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे वो अपना परिवार देख रही है। लगातार महिलाएं जो है हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं और जब इस तरीके के माननीय कोर्ट की तरफ से जब ऐसे फैसले आते हैं तो निश्चित रूप से सबकी उम्मीद टूट जाती है। ये वाला जो फैसला यहाँ पे जो उत्तराखंड की बेटी को लेकर आया है, निश्चित रूप से मैं आप सभी को पैनलिस्ट के साथ हूँ इस विषय में, क्योंकि ये बहुत ही हैरान कर देने वाला फैसला है। क्योंकि जहाँ पे जो है दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट बहुत बड़ा एक कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट की भी तरफ से जो दलीलें आई उनको भी वहां पे नहीं रखा गया। किस तरीके से पैरवी की गई, किस तरीके से वहां पे जो मेरे पास वर्डिक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वर्डिक्ट में इनका लिखा हुआ है कि किस तरीके से फॉरेंसिक लैब में भी गड़बड़ी दिखाई जा रही है, जो पुलिसिंग उस टाइम पे हुई उसमें गड़बड़ी दिखाई जा रही है, गवाह लोग जो थे वो लोग भी मुकर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत जल्दी हम लोग फैसला सुना देते हैं विदाउट एनी जजमेंटल होकर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत कर दिया। देखिए कोर्ट कभी भी सुनीता जी यहाँ पे न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, हम न्यायालय पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ करो। रखी बात, मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में 2 ही लोग हैं जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने किस विषय में कहा, किन 2 लोगों की बात करें, वो बेहतर जानते हैं, उनकी मन की पीड़ा है, वो यहाँ रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी स्वायत्त अपनी स्वतंत्र हैं जहाँ पे कौन 2 लोगों की चलती है वहां पे,
ये हम सब जानते हैं, तो ऐसी फिजूल बातों को रिलेट करना मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत सम्मानीय कोर्ट है, वहां पे पीड़िता को जो उसके केस के विषय में पॉइंट रखे जाएंगे उस पर उनका डिसीजन है, ना कि वहां पे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आप सब हम लोग जानते हैं कि कोर्ट के कैसे नियम होते हैं। वहां पे जिस तरीके से गवाह पेश हुए, जिस तरीके से जांच हुई, जिस तरीके से, क्योंकि हीला हवाले सुनीता जी, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था वहां पे? सबूत, इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, कौन सा ऐसा सबूत था जिसकी वजह से ये इंसाफ नहीं मिल पाया, जो सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश नहीं हो पाया? जो चीजें हो रही है ना महिला सशक्तिकरण में, देखिए सुरक्षा में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे संशोधन लगातार हो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें इतना ज्यादा बढ़ गई हैं। आज ये रोजगार पाने वाली, सुनीता जी जो मैं पूछ रहा हूं उसको बताइए। सुनीता जी जो मैं पूछ रहा हूं उसको बताइए, मैं रोजगार की बात करने नहीं बैठा हूं यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, देखिए मैं वही बात कह रही हूँ कि यहाँ नहीं सुनीता जी, मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। आपके पास आएंगे। साधना शर्मा जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है। साधना शर्मा जी क्या कहेंगी जिस तरीके से ये जो दोषियों को ये 10 साल सजा काटने के बाद उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे अगर ये क्या नजीर होगी, क्या हमारे पीढ़ियों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए ये बहुत ही गलत जब मैसेज गया है सरकार की तरफ से, उच्चतम न्यायालय की तरफ से। इतने महिलाओं के सबके दिल इतने ज्यादा पसीज गए हैं ऐसे न्यायालय की अपील को सुन के। वो सब जगह इतनी कुंठित हुई हैं महिलाएं कि बताइए 12 साल बाद भी इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट को हम इतना ज्यादा बात करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की उसके बिना, और आप खाली ये उसे दे रहे हो, उनको बरी कर रहे हो। ये तो बहुत ही महिलाओं का दिल एकदम पसीज गया है। महिलाएं बहुत क्रोधित हो गई हैं और कुंठित हो गई हैं। वो कह रही है कि ऐसे मामले में क्या किया जाए। इतनी पुलिस हमारी कमजोर हो गई है, जो पुलिस सारे दिन वीआईपी के लिए लगी रहती है वो इतने सबूत नहीं जुटा पाई। वो सारे उसको 12 साल बाद बरी कर दिया गया उनको, दोषियों को। ये तो निर्भया कांड से भी ज्यादा गंदा कांड है। निर्भया कांड के समय कम से कम इतने सारे वो तो बने थे, निर्भया प्रकोष्ठ बना, इतने सारी सुरक्षा के दावे तो तैयार हुए थे, लेकिन आज इनको बरी कर दिया गया। ये तो इतनी शर्मसार बात है कि सभी महिलाएं बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। और कहती, जब सब लोग आज कह रहे थे, पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया, सब लोग खुश होकर कह रहे थे जिनके हैं बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो रहते हैं, और आज हम ये कहेंगे जिनकी हैं बेटियां वो परेशान है, वो अपनी बेटी को सुरक्षा कैसे प्रदान करें। ये सुन के इतना मन पसीज रहा है कि हम किसके पास जाएंगे? ना पुलिस के पास जा सकते, ना कोर्ट के पास जा सकते, कि न्याय कैसे मिलेगा फिर? ये तो बहुत ही शर्मनाक जो जवाब आया है, बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए सभी को, समाज भी जिम्मेदार है। मैं तो समाज को भी जिम्मेदार मानूंगी, क्योंकि 12 साल जिस महिला को न्याय नहीं मिला, वो उसको न्याय कब मिलेगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप बात करते हैं, 12 साल वो उनको जेल में रखने के बाद आप बरी कर रहे हैं। कहाँ का फास्ट ट्रैक कोर्ट रह गया? आप महिला को कहते हैं कि महिला को हम ये कर रहे हैं, महिला सुरक्षा ऐप बना रहे हैं। दिल्ली से ही वो निर्भया कांड शुरू हुआ था, और उसमें केजरीवाल जी पूरे इतने इन्वॉल्व थे। तो आज केजरीवाल जी की सरकार में ये कांड हो गया। क्यों नहीं केजरीवाल जी ने इस तरफ ध्यान दिया? उसमें वो उनकी सरकार भी जिम्मेदार है पूरी तरह से। और महिलाओं को तो कम से कम खुद ही आपने कानून हाथ में लेना पड़ेगा। ये कि इतनी ज्यादा ऐसी वारदातें रोज होंगी तो महिला सुरक्षा कैसे मिलेगी हम लोगों को? अब आज सारी महिलाएं कामकाजी हैं, सब महिलाएं काम करना चाहती हैं, सब हमारी बेटियां पढ़ के बाहर शहरों में जा रही हैं, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह जॉब में लगी हुई हैं, तो उनको सुरक्षा ऐसे दी जाएगी? साधना जी, अगर वो दोषी नहीं तो कौन दोषी? ये भी सवाल उठता है ना, क्योंकि सवाल ये है कि किसी ने तो हैवानियत की। अगर पुलिस दोषी है जो एविडेंस नहीं जुटा पाई, सबसे ज्यादा, जो सारे दिन वीआईपी की सेवा में लगी रहती है, और चौराहों पे वीआईपी 5 आ रहे हैं, एक वीआईपी आ रहा है, 17 पुलिस खड़ी है, वो पुलिस जो है जिम्मेदार है पूरी तरीके से। तो इसका मतलब पुलिस पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी इन्वेस्टिगेशन में कैसे ढिलाई हुई? क्योंकि बिल्कुल उनका भी निकम्मापन सामने आ रहा है। 12 साल में उन्होंने क्या किया? तो उनको दोषी पकड़ के लाओ कहां से? या अगर वो नहीं है तो कौन दोषी है? पुलिस जिम्मेदार है पूरी तरीके से। बिल्कुल। थपलियाल साहब क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहूंगा सर कि पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है, और गृह मंत्री जी पूरे दिन चुनाव के पूरे 5 साल उसी में लगे रहते हैं। और जो हमारी पुलिस है वो धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई है कि वे हमेशा जो एविडेंसेज हैं उनको जुटाने में फेल रहेगी। जैसे अनामिका के मामले में एकदम हाई कोर्ट ने बोला कि भाई क्या कर रहे हो तुम,
कहाँ है वो वीआईपी वगैरह जो तुम कुछ नहीं, तुम कहने का मतलब है। तो इसीलिए मैंने कहा अब न्याय नहीं मिलेगा इस देश में। और आप देख रहे हैं बिल्किस बानो के हत्यारे छोड़े जा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है गुजरात में। और जो बेचारा इसमें लगा रहा उसको टिकट मिल रही है विधायक की गुजरात में। मतलब दुनिया, तभी तो हम अचंभित हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। हम अपराधी छूटते जा रहे हैं, एक एक अपराधी। मैंने कहा मैं सुद्धोवाला की जेल से कितने अपराधी छूट गए जिनको उम्र कैद की सजा थी। राजीव गांधी का हत्यारा छूट रहा है। तो इसमें क्या कुछ कोर्ट में वो थोड़ी है कि हम कोर्ट में बोल रहे, कोई ना कोई ताकत। थपलियाल साहब, कोर्ट में तो सबूत पेश होते हैं ना, वो तो बोला ही गया है, आपको भी पता है। कोर्ट में जो सबूतों और गवाहों के मद्देनजर वो छोड़े जा रहे हैं, सबूत तो उसके बाद। और आप देखिए वो छोड़े जा रहे हैं, बड़ी चिंता का विषय है। और दिखाने के लिए आप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री फोन कर रहा है रिज्जू क्या करेंगे? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब रिव्यू करेंगे तो वो वही बोलेंगे कि भाई फॉरेंसिक लैब में क्यों नहीं भेजा गया, क्यों 10 दिन तक ऐसे ही जो तुमने लिए थे वो वहां क्यों रखे रहे तुमने, सैंपल्स को वहां क्यों नहीं भेजा? देखिए आप, वो ये बोलेंगे पहचान परेड क्यों नहीं कराई। अब तुमने 2 चीजों पे, जब पुलिस ने पहचान परेड नहीं कराई और पुलिस ने उस जो सैंपल लिए थे उसको फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजा टाइमली, लेकिन 4 सबूत तो साफ बोल रहे हैं। भाई वो लड़का राहुल पकड़ा गया तो उसकी तो गाड़ी भी पकड़ी गई, गाड़ी का जो कोना टूटा हुआ था वो पकड़ा गया। वो खुद बोल रहा है कि हमने मारकर वहां फेंकी हुई है, वहां लड़की मिलती है, उसके जो अत्याचार है, जो शराब के गिलास है, वो सब मिलते हैं। इन सब सबूतों को अनसीन करके केवल वो 2 रिपोर्ट पे अगर सीधा सीधा छोड़ा जाता है तो मैं इंसान हूं भाई, मैं इंसान होकर पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक सबूत काफी होता है, अगर कोई एक एग्री कर रहा है कि हमने किया है और बता रहा है तो उस बिना पे लोअर कोर्ट सजा दे रही है, हाई कोर्ट सजा दे रही है और सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा छोड़ रही है, सीधा सीधा। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा रही है। और इसको अवमानना बोले कोई, कुछ बोले तो भैया रख लो हमें भी जेल में। अब जब इतना अन्याय जब हो ही चुका है, अब हमारी बेटियां जब सुरक्षित नहीं है, तो जिस देश में सारे अपराधी जेल से फटाफट बाहर आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा इस देश का? ठीक है थपलियाल साहब, आएंगे आपके पास। राजेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि जब पुलिस की जांच प्रणाली पर भी यहां सवाल उठता है, जिसका मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें कमी हुई, अगर उसमें कमी हुई तो उसको भी जांच की जाए कि इसमें जांच में कौन कौन लोग थे, सबूतों को किसने इकट्ठा किया, उन पर भी जांच करनी चाहिए। नहीं, अगर इसमें पुलिस की जांच की कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं। जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि फॉरेंसिक जांच लेट हुई और पहचान परेड। जी, मेरा मानना यह है कि जब ट्रायल कोर्ट में एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसमें उन्हें सजा सुनाई, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट दिया, बाकायदा सारे गवाहों की, सारे सबूतों की, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट होती है सिर्फ उसी में गवाहों के बयान होते हैं, ना हाई कोर्ट में होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। जब यहाँ उन्होंने पूरी बारीकी से अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद वो उन्हें सजा दी गई, परीक्षण के बाद सजा दी गई। फिर जो दूसरी पार्टी है वो हाई कोर्ट गई, उन्हीं मुद्दों पे दोबारा बहस हुई। हाई कोर्ट ने कोई लिबर्टी नहीं दी, हाई कोर्ट ने एज इट इज पनिशमेंट को जो है जारी रखा। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर मान लिया कोई फॉरेंसिक जांच में कमी रही तो वो जांच की कमी के लिए 2 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, या तो पुलिस हो सकती है या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो सकता है। जो पीड़ित पक्ष है उसका तो दोष नहीं है। राजेंद्र जी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है ना कि निचली अदालत में क्या फॉरेंसिक टीम या पुलिस की तरफ से सबूत पेश किए गए? देखिए मैं बताता हूँ, मैं कंक्लूड करता हूँ। एक्चुअल होता क्या है कि जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो सरकार का थोड़ा सा इशारा समझती हैं। जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि राजीव गांधी के हत्यारे छोड़ दिए, एक और मामले में छोड़ दिया। तो अगर सरकार का, चूंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है,
उसमें दिल्ली राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, एक इंच बराबर भी उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। जहां तक रही बात न्याय मंत्रालय की, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, इतना इम्पोर्टेंट मैटर था, बेटियों की सुरक्षा को लेकर मैटर था, तो इसमें जो एडवोकेट जनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्हें बिना सुने तो ये जजमेंट नहीं हुआ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र जी आप? जी बिल्कुल लगा रहा हूं, क्योंकि रात को 1 बजे भी तुषार मेहता मौजूद रहते हैं। अगर सरकार बनाने का मामला होगा तो 1 बजे रहेंगे। और इसी न्यायालय ने अभी, जैसे थपलियाल जी कह रहे थे, कुछ निर्णयों में सेम वही उसी अपराध में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा है, एक को 8 महीने की। तो न्यायालय पे जो उंगलियां उठ रही हैं वो बिना वजह नहीं उठ रही। और आज चूंकि ये उत्तराखंड का मामला है और एक गरीब बच्ची का मामला है, राजेश जी, विपक्ष की तरफ से क्या कि विपक्ष की तो लगातार मांग है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी कैंडल मार्च में निकले हुए हैं। नहीं, इसमें विपक्ष कैंडल मार्च के अलावा कर क्या सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर विपक्ष धरना देगा? अगर किरण रिजिजू के घर के बाहर धरना देंगे तो ये भाजपा वाले लाठी बजा देंगे कि साहब ये कांग्रेस जो है ये न्यायालय को मानती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही। आप बताइए विपक्ष क्या करे? अगर गृह मंत्री के घर का घेराव करेंगे तो वहां गोली चलेगी और गृह मंत्री, इनके प्रवक्ता आ जाएंगे, कहेंगे साहब ये कांग्रेस के लोग जो हैं ये न्यायालय को मानते नहीं है। इसे सही मानेंगे आप? बताइए इसमें। बिल्कुल। हेमा भंडारी जी, पक्ष विपक्ष का मैटर नहीं है, सुन लो विनय जी, ये इस देश की लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। नहीं, बिल्कुल दलगत राजनीति होनी भी नहीं चाहिए राजेंद्र जी इसमें। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो और वो अगर अपनी गलती को डिफेंड करता है, ऐसे व्यक्ति को तो राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज सेवा के लिए है, इट्स नॉट अ बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आपके पास। हेमा भंडारी जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जांच प्रणाली पर सवाल उठता है, फॉरेंसिक लैब में जो सबूत इकट्ठा किए गए थे उस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि निचली अदालतों में जो चीज़ पेश किया गया, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता तो शायद जो इंसाफ आया वो कुछ और होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर निचली अदालतों ने कुछ तो उनके पास ऐसे प्रूफ रहे होंगे कि उन्होंने जो है उनको सजा सुनाई थी, फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास वो सारे जो सबूत हैं वो क्यों नहीं पहुंच पाए, कहां पर कमी रह गई। और इसकी मतलब पूरा जो है पुलिस प्रशासन पर पूरा ये सवाल उठता है। सवाल यह एक खड़ा होता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो किस आधार पर दिया, तो वहां पर कमी तो कुछ रही होगी कि जो अगर जो निचली अदालतों ने जिस पे फैसला दे दिया था वो सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं दिया, उस पर क्यों रोक लगा दी, या वहां पर क्या कमी रह गई है। मतलब उससे तो ये होता है कि अब जो है हम न्याय की उम्मीद करना बंद कर दें, क्योंकि आज सत्ता जिनके हाथ में है, ये पूरा का पूरा जो सत्ता जिनके हाथ में है वो आरोपियों को, वो बलात्कारियों को सिर्फ बचाने का काम करते हैं, उनको उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं। वो आज जो है मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं कि हाँ उसके परिवार से बात कर रहे हैं बीच में। और विनय जी देखिए, इसमें आपको बुरा लगेगा लेकिन इसमें मीडिया की भी तो कमी रही ना। मीडिया भी उठा दी ना बात को, मीडिया को भी तो उठाना चाहिए था। बिल्कुल हेमा भंडारी जी, के न्यूज इंडिया लगातार इसी पे चर्चा कर रहा है, इसी पे हमारी डिबेट रहती है। अब ये देखिए विनय जी, देखिए आज अंकिता की जो बात है, अंकिता भंडारी की बात अब धीरे धीरे करके मीडिया ने बताना बंद कर दिया। आप देखिए उसके सारे सबूत मिटा दिए गए। कहां से उस बच्ची को न्याय मिलेगा जब सबूत ही नहीं पहुंचेंगे कोर्ट में, तो न्याय की उम्मीद कहां। शायद नेटवर्क का इश्यू हो गया है। सुनीता विद्यार्थी जी के पास जाएंगे। सुनीता विद्यार्थी जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहा है कि जो टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने जांच किया, जो इन्वेस्टिगेशन, जो सबूत आए या फिर जो फॉरेंसिक से सबूत इकट्ठा किए गए थे, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए होते तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता, न परिजनों को रोना पड़ता, भटकना पड़ता, और न ही विपक्ष को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विनय जी, ऐसा है, आरोप लगाना बहुत आसान है
लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश में जितने भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये अगर उत्तराखंड से रिलेटेड है तो उत्तराखंड की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है और हमारी बनती है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन ऐसा दिल्ली प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। आप पार्टी से हेमा भंडारी जी ने यहाँ पे जो भी बातें कही, इनके केजरीवाल जी ने कितने फोन किए आज तक, कितनों के घर मशीनें बांटने जरूर जाते हैं ये लोग। हमारी टीम जब रेपिस्ट उनको मशीनें बांटने के लिए घर जरूर हैं, वो हम सबके सामने है। लेकिन मैं अपनी सरकार की बात करूंगी। हमारी सरकार का क्या इनिशिएटिव है? हमारी सरकार देखिए महिला सुरक्षा के लिए पुरजोर तरीके से कार्य कर रही है, धरातल पर कर रही है। इवन आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की ये बढ़ते हुए जितने भी ये घटनाएं हो रही हैं, इनको रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए हमने आज भी एक ऐप हमने आज उसकी जो है वो लॉन्चिंग की है और पुलिस विभाग के थ्रू इन सब चीजों पे शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है सुनीता जी, आपकी उनके अधिवक्ता से भी बात हुई थी आपकी उनके, तो क्या कुछ जांच की गई थी? जांच में क्या कमी आई थी? इसको लेकर कोई बातचीत हुई थी आपकी? सरकार ने अंकिता मामले में कुछ नहीं किया। आपकी सरकार ने हाथरस मामले में कुछ किया। जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया। भाई साहब एक बात बताइए मुझे, राजेंद्र भंडारी जी, राजेंद्र चौधरी जी, सुनिए, बात सुन लो। एक सेकंड सुन लीजिए। एक बात सुनिए, आप आएंगे राजेंद्र चौधरी जी आपके पास आएंगे, इसके बाद उनको बोलने दीजिए। क्लेमेंट टाउन में युवा मोर्चा का सचिव था, इन्हीं की पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। उसने गैंग रेप किया था नाबालिग बच्ची के साथ। क्या इन्होंने आवाज उठाई? क्या ये वहां खड़े हुए क्या विधायक को पार्टी से नहीं निकाला, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया? अरे आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? अभी आप वो जवाब दीजिए। एक नाबालिग बच्ची का गैंग रेप करता है आपका पार्टी का पदाधिकारी, आपने उसमें कितनी कैंडल जलाई? आप ना, मैं सभी को यही बोलती हूँ, ऐसे मुद्दों पे राजनीति करना छोड़ दीजिए। ये राजनीति की बात नहीं है, महिला सुरक्षा की बात है। अगर पीड़ित पक्ष भाजपा का समर्थक है तो हमारी बेटी भी हो सकती है राजेंद्र चौधरी जी। इसलिए बी पॉजिटिव। आप ऐसे मामलों में मुद्दे ना बनाइए, बच्ची के लिए लड़िए। हमारा जो ऐसे सरकार हमारा काम है, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। हमने, आप कह रहे हैं कि किरण रिजिजू जी क्या करेंगे? ऐसे पेटिशन भाई साहब फाइल ही नहीं होते हैं। आप रोज सुनिए, वहां पे जो एक्सपर्ट बैठे हैं ना चैनल पर, वो लोग रोज एक्सपर्ट, जो वकीलों के भरमार इतने सीनियर जज बैठे हैं, वो लोग रोज इस पर चर्चा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि कहाँ किसकी कमी रही। अगर पुलिस की हिलाई वाली है तो पुलिस पे सख्त कार्रवाई की जाए। और ये चीजें होती हैं, अगर वो लोग निर्दोष थे तो उनको क्यों फिर दोषी बनाया गया? उन लोगों को क्यों 11 साल वहां पे उनका जीवन खराब किया गया? किस बिना पे उन लोगों को फिर अंदर रखा गया? ये जवाब कौन देगा? ये जवाब पुलिस देगी। क्या पुलिस को वो तो जो पक्ष जेल में रहा है, सुनीता आप मेरी बात सुन, वो 148 में पुलिस पे दावा करेगा, है ना? अभी आपने बोला राजीव गांधी जी के हत्यारों को छोड़ दिया उधर। अरे भाई, जब सोनिया गांधी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोल रही है कि हम क्षमा कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, तो आप अपनी बात नहीं जनता को बता रहे, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए। राजेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि न्यायपालिका पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना, न्यायपालिका पे तो सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आपकी सरकार में भी तो वही न्यायपालिका थी। ऐसा तो नहीं कि बदल गई थी, इसका मतलब आपकी सरकार में भी ऐसा होता था। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं लगातार। प्रदेश में इंटरनेशनल जहाँ पे भी वर्किंग है, हम उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, न्याय दिलाएंगे। ये हमारी भावी सरकार का प्रण है। राजीव गांधी हत्यारों का सवाल है, वो कैपिटल पनिशमेंट है, वो कंपाउंडेबल नहीं है। पोस्ट बनाया, जो ऐप आज लॉन्च हुआ, उसमें जितनी वर्किंग लेडीज हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन वो खुद करेंगी। हमारी हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर रहेगी, महिला प्रकोष्ठ बनाए जा रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, अब इस पर क्या होने वाला है वो बताइए, उसके बाद हमें और भी लोगों को लेना, समय कम है। इस पर भी क्या होने वाला है? सरकार इसका रिव्यू करने वाली? अंकिता भंडारी के मामले में हमने गिरफ्तारी तुरंत करवाई। जो भाजपा से जुड़े हुए थे नेता, उनको तुरंत बर्खास्त करके उनको उनकी औकात दिखाई। क्या नहीं किया हमने? क्या आपने ऐसी हिम्मत दिखाई आज तक? आप लोग मुद्दों को भुनाते हैं लेकिन उससे न्याय नहीं मिलता भाई। ये बच्चियों का मामला है। बच्चियां क्या, लड़के तक नहीं छोड़े जा रहे? क्या बात कर रहे हो आप यहाँ पे? हमें नहीं मालूम, हम क्या इन अभियानों से जुड़े नहीं हुए? 5-5 साल के बच्चे, 7-7 साल के बच्चे, कुछ तो आए भी नहीं पाए। दिल्ली में देखिए आप कितने केसेस रोज होते हैं।
सब लोग नहीं आ पाते बाहर। तो ये चीजें जो है, इन पे सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। और हमारी यही गुजारिश है कि हम कह रहे भाई, बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, उनके लिए जो सख्ती से कदम उठाना पुलिस पड़े। गृह मंत्रालय के अधीन है, अपना ज्ञान दुरुस्त करें। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। क्रिमिनल रेपिस्ट आपकी पार्टी में, आप यहाँ पे मुंह ना खुलवाइए। हमें तो इन विषयों पे बात करना भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए ये चर्चा नहीं कर रहे हैं सुनीता विद्यार्थी जी या हेमा भंडारी जी। हम आरोप प्रत्यारोप, यहाँ दलगत राजनीति नहीं करने के लिए हम कर रहे हैं। राजेंद्र चौधरी जी के पास जाएंगे। राजेंद्र चौधरी जी कुछ कहना चाहते थे। राजेंद्र चौधरी जी बोलिए, क्या कहना चाहते थे? आएंगे सुनीता जी, आपके पास आएंगे। अभी और भी लोग। राजेंद्र चौधरी जी अपनी बात रखिए। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी अपनी बात रखिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ विनय जी कि ये मामला जो है ये कानून से जुड़ा हुआ। अगर जो लोग, जिन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे मुकदमा कायम करते हैं तो पहली बात तो वो जेल जाएगा। फिर जिस पीरियड तक वो जेल में रहे, वो मानहानि का मुकदमा करेंगे तो उसे वो पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसमें टेक्निकल पहलू है। दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट में जज जो हैं और जो प्लीडिंग लोग हैं, जैसे मान लिया ये दिल्ली राज्य का मैटर था, तो दिल्ली सरकार के जो सरकारी नुमाइंदे हैं या उनका कोई प्राइवेट अगर एडवोकेट है इस बिटिया का, उन लोगों ने जिन मुद्दों को रखा, उन मुद्दों को नजरअंदाज क्यों किया गया? अगर मैं मानता हूं कि 4 सबूत सही हैं और 2 नहीं है, तो आप उसे बरी नहीं कर सकते। आप उसे पनिशमेंट तो देंगे ही देंगे। उसे अगर आप फांसी नहीं दे रहे थे तो उम्र कैद दे सकते थे। आपने जिस तरह से बरी कर दिया, इस पर सवाल तो उठेंगे विनय। लेकिन राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं सबूतों का अभाव भी तो रहा ना। कमी तो जांच टीम को आती है ना। हम न्यायालय पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, न्यायालय, सरकार, साठगांठ, ये वो, इस तरीके से तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सवाल पे तो इस पे आपकी भी सरकार थी। ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो सकता है जी। आपने जिस तरीके से कहा कि न्यायालय पे सवाल डायरेक्ट नहीं उठा सकते ना, कि भाई न्यायालय में सबूत पेश होते हैं, उस हिसाब से जो सबूतों और गवाहों को देखने के बाद ही तो न्यायालय अपना फैसला सुनाता है। नहीं तो जो वहां पीड़ित पक्ष का जो सरकारी कोर्ट जो है, जो पक्ष रख रहा था, वो तो सही बात तो वही बता पाएगा। अगर आज वो हमारी इस चर्चा में शामिल होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आएंगे आपके पास। हमारे साथ साधना शर्मा जी। साधना शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि महिला सुरक्षा पे राजनीति ना हो। ये एक दूसरे पे आरोप लगाने से महिला सुरक्षा नहीं मिल जाएगी कि तुम्हारी सरकार में ये हुआ, तुम्हारी सरकार में ये हुआ। बात हो रही है महिला सुरक्षा की, और बेचारी उस बेटी की जिसको न्याय नहीं मिल पाया, और वो गरीब परिवार जिसको न्याय नहीं मिला 12 साल बाद भी, बात उसकी हो रही। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सब लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का ही धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन और कहीं चैनल पे ये बात दिखाई भी नहीं दे रही। तो आवश्यकता इसी बात की है कि हम सब लोग, पूरा समाज मिलके उस बेटी को न्याय दिलाएं और महिला सुरक्षा को मजबूत कराएं और महिला को सशक्त बनाने में पीछे ना रहें, आगे बढ़े और बेटी को हिम्मत दिलाएं कि हम तेरे साथ हैं, अब कुछ नहीं होगा, हम जो भी होगा हम साथ हैं तुम्हारे। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि सब एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। हम पूरे समाज को महिला को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, पूरा समाज को आगे आना पड़ेगा और उस गरीब परिवार को न्याय दिलाने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि नहीं तो अगर उसे न्याय नहीं मिला तो और बेटियां भी बेचारी कमजोर हो जाएंगी, ना कोई दिल्ली बेटी जाएगी, ना कोई बेंगलोर जाएगी और ना मुंबई जाएगी। तो आवश्यकता इसी बात की है कि हम सब लोग मिलके उस बेटी को न्याय दिलाएं और महिला को सशक्त बनाएं। बिल्कुल। थपलियाल साहब, हमारे पास समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी बात रखिए। देखिए, अब इस देश में न्याय व्यवस्था से जो विश्वास है उठता जा रहा है। हमारे गृह राज्य मंत्री का हम देखते हैं कि टेनी नाम के व्यक्ति हैं, किस तरह उनके बेटे ने किसानों को लोन दिया था। ऐसे लोगों से हमें न्याय की कोई आशा नहीं है, जिनको बिल्किस बानो जैसे हत्याकांड में हत्यारों को छोड़ रहे हैं, उनसे कैसे विश्वास करें कि इन लोगों से हमें न्याय मिलेगा। और जहां तक जो पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस को हत्यारों को छोड़ा है, वहां पे हमें चिंताएं हैं, क्योंकि जो वो बिटिया थी अनामिका, उसके साथ जो 2 सहेलियां और थी, वो कैसे हिम्मत जुटाती ये कहने की ये हत्यारे हैं। लेकिन जब उन शायद संपर्क टूट गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देवभूमि के दंगल में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर दूसरी निर्भया को कब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत और जो जांच हुई है उसमें कमी की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो दोषियों को बरी कर दिया गया और अब परिजन जो है वो दर भर भटक रहे हैं पीड़िता के न्याय के लिए। तो आखिर कब मिलेगा पीड़िता को इंसाफ, जिसके लिए विपक्ष भी अब सामने आ चुका है, विपक्ष भी इसको लेकर लगातार मांग कर रहा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।